Hello, my dear student. I am Zahiruddin Babar and I welcome you to Alchemist Coaching Academy. क्लास 12 की केमिस्ट्री है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है और आज उसमें हम लेक्चर नंबर 12 का जो सी पोर्शन है, थर्ड पोर्शन है, वो करेंगे, जिसमें होंगे क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस एंड क्लोराइड्स ऑफ सल्फर। तो टॉपिक को कवर करने के लिए, नोट्स को बनाने के लिए, ट्रिक्स, एक्सेप्शंस और साथ में ट्रेंड्स और रिएक्टिविटी को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस को पढ़ते हैं। जब भी हमारे पास फास्फोरस और क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो नतीजे में हमारे पास फास्फोरस के क्लोराइड्स बनते हैं। फास्फोरस हमारे पास दो किस्म के क्लोराइड्स बनाता है, एक हमारे पास PCl3 और दूसरा हमारे पास PCl5 की फॉर्म में क्लोराइड बनाता है। इसको हम कह सकते हैं फास्फोरस 3 क्लोराइड, फास्फोरस 3 क्लोराइड। और ये 3 इस वजह से हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या चार्ज होगा वो +3 होगा, इस वजह से हम इसको कहते हैं फास्फोरस 3 क्लोराइड। या हम कह सकते हैं फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये जो इस 3 क्लोरीन और 1 फास्फोरस की वजह से इसका नाम हम फास्फोरस ट्राई क्लोराइड इसको कह सकते हैं। फिर है हमारे पास PCl5, इसको हम कह सकते हैं फास्फोरस 5 क्लोराइड। ये 5 हम इस वजह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस पे +5 चार्ज होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं फास्फोरस 5 क्लोराइड। लेकिन एक सिस्टमेटिक नाम लिखने के लिए इसका जो नाम होगा वो हम इस तरह लिख सकते हैं फास्फोरस पेंटा 5 पेंटा क्लोराइड। एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन इसके साथ अटैच होते हैं, तो इस पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हाई होगा और इस पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वो लो होगा। तो मतलब ये कि हमारे पास फास्फोरस की 2 क्लोराइड्स हैं, PCl3 और PCl5। इन PCl3 और PCl5 में पहले हम पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 को। तो अगर हम देख लें PCl3 में हमारे पास एक फास्फोरस है, एक और इसमें हमारे पास 3 जो है ना क्लोरीन एटम अटैच होकर हमारे पास PCl3 बनाते हैं, PCl3, जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो फास्फोरस है। तो फास्फोरस के अगर हम एटॉमिक नंबर को देख ले, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर को, तो हमारे पास फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली से इसका ताल्लुक है। ये ग्रुप 5th A से ताल्लुक रखता है और पीरियड 3rd से इसका ताल्लुक है। तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1:2, 2:2, 2p6, 3s2 और 3p, 2 और 2 4, 2 6 10 और 2 12 और हमारे पास यहाँ पे 3 हो गए। तो ये रहा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगर हम देख ले तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल बन रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p3। तो इसमें हमारे पास इसमें 2 ऑर्बिटल है, सॉरी 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, और p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हुन्स रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें एकोमोडेट करेंगे, लगाएंगे, तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर हम देख लें तो वैलेंस शेल में हमारे पास फास्फोरस के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमने जो है ना यहाँ पे किसी भी एटम की वैलेंस शेल को देखना पड़ता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा ज्यादा तरजीह देता है उस किस्म की बॉन्ड फॉर्मेशन को जहां पर हमारे पास वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारे पास फास्फोरस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर हम फास्फोरस का वैलेंस शेल बनाना चाहे तो कुछ इस तरह बना सकते हैं कि 2 इसमें हमारे पास पेयर होंगे, पेयर, और 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे पास अनपेयर्ड होंगे। तो हमारे पास फास्फोरस का जो वैलेंस शेल है वो पेंटावेलेंट है, लेकिन हमारे पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, जिसकी मदद से हमारे पास 3 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस। नॉर्मली नेचुरली हमारे पास फास्फोरस नॉर्मल हालात में जो है ना हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लोरीन अप्रोच करेगा, इसके लिए दूसरा क्लोरीन अप्रोच करेगा और इसके लिए तीसरा क्लोरीन अप्रोच करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास PCl3 बनेगा। लेकिन इस
इसके बनाने से पहले, यहां पे जो हमारे पास वो होगा, क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस किस्म का होगा कि इसमें हमारे पास एक एस और 3 पी मिल जाते हैं, एक एस और 3 पी मिल जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमारे पास एक एस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एस और प्लस 3p ऑर्बिटल मिलके हमारे पास 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे। और हमारे पास जो 1 + 3 4, हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड। तो जो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ये असल में 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन। एक हमारे पास जो डोमेन होगा, एक हमारे पास फास्फोरस का जो डोमेन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन, वो हमारे पास यहाँ पे होगा। इसमें हमारे पास लोन पेयर होंगे, इसमें हमारे पास सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें हमारे पास भी सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें हमारे पास भी सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैं थोड़ा इस तरह बनाना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पे, इसको हम ज्योमेट्री कहेंगे। तो हमारे पास sp3 की जो ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री, वो हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। sp3 यहां पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन डोमेन, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोमेन, तीसरा या चौथा, और चौथा यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रॉन डोमेन भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4 हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 3 हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 2 हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पे हम विद इन फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री बन रही है, जो इसका शक्ल बन रहा है, उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल हमने बॉन्डिंग इसका नहीं कराया। जब क्लोरीन का इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे तो क्लोरीन सिर्फ यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन है, ओवरऑल जो हमारे पास फास्फोरस हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा। लेकिन जो यहाँ पे हम फिर देखेंगे बॉन्डिंग करेंगे तो क्लोरीन सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर देख ले हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास फास्फोरस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे ये हमारे पास फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, sp3 और यहाँ पे भी sp3। तो ये हमारे पास फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो क्लोरीन अप्रोच करेगा, तो क्लोरीन का हमारे पास p ऑर्बिटल होता है, p, क्लोरीन का हमारे पास p ऑर्बिटल होता है, p। तो ये इंटरन्यूक्लियर हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब देख ले, यहाँ पे हमारे पास इसका अगर हम शक्ल कुछ इस तरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक क्लोरीन यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन अटैच हो गए फास्फोरस के साथ, और हमारे पास एक लोन पेयर रह गया है। तो ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देख ले तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और लोन पेयर वाला हमारे पास चौथा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री को अगर हम ले ले, शेप को अगर हम ले ले, तो इनसे हमारे पास फिर बनेगा ज्योमेट्री। तो हमारे पास pCl3 की जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देख ले, इसमें लोन पेयर को शामिल ना करें, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम देख ले यहाँ पे, तो हमारे पास एक क्लोरीन और एक फास्फोरस का, एक क्लोरीन एक फास्फोरस का, हमारे पास 3 हमारे पास बॉन्डिंग पेयर बनते हैं। तो इनसे जो हमारे पास ज्योमेट्री जो बनती है वो हमारे पास है ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड्स हम इस शक्ल को कहते हैं जो बेस में बड़ा हो और इस तरह ऊपर जाते हुए इसकी टॉप हमारे पास
थिन हो। जिस तरह हम कहते हैं ना पिरामिड्स ऑफ गीजा, तो पिरामिड्स ऑफ गीजा को अगर हम देख ले तो इसके बेस में जो साइज होता है वो बड़ा होता है और ऊपर से वो थिन होते हैं। तो इस वजह से ये नीचे हमारे पास इसकी साइज बड़ी होती है और ऊपर से थोड़ा श्रिंक हो जाता है अगर हम इसको एक्सक्लूड कर ले। तो ये हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल इसका हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। तो शेप इसका जो होगा हमारे पास शेप, इसको हम फिर कहेंगे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम शेप कहेंगे। तो PCl3 का शेप हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल है, लेकिन PCl3 का जो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पे हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको शामिल कर लेते हैं इसमें। अच्छा, अगर हम देख लें यहाँ पे तो इसमें हमारे पास PCl3 में हमारे पास फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो किस तरह हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देख लिया यहाँ पे फास्फोरस पे अगर हम मालूम करना चाहें तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। PCl3 हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम 0 के बराबर लेंगे। इसी तरह फास्फोरस के लिए मालूम करना चाहते हैं तो फास्फोरस के लिए प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ये ग्रुप 7 से ताल्लुक रखता है और ग्रुप 7 वाले ग्रुप 7A, तो ग्रुप 7A वाले हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखते हैं वो -1 होता है और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो फास्फोरस हमारे पास फिर बराबर होगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके हम इक्वल टू 0 करा देंगे। तो P हमारे पास बराबर होगा +3 से। ये तो हमारे पास कैलकुलेशन की मदद से +3 आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें स्ट्रक्चरली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो फास्फोरस हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन की बनिस्बत। तो क्लोरीन हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है फास्फोरस से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी अट्रैक्ट करने की वजह से फास्फोरस पे +1 चार्ज, इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से फास्फोरस पे मजीद एक प्लस चार्ज और भी आ गया, और इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से हमारे पास फास्फोरस का इस पे +1 मजीद चार्ज आ गया। तो +1 इन तीनों को मिला के हमारे पास इस पे जो चार्ज बनेगा वो हमारे पास होगा +3। और फास्फोरस हमारे पास जो वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते थे वो शेयर करने की वजह से हमारे पास क्लोरीन उसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से हमारे पास फास्फोरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा। तो इधर अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो PCl3 में अगर हम देख ले तो फास्फोरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा +3 होगा। इसको अगर हम इस तरह फाइंड करना चाहे P और Cl, तो फास्फोरस हमारे पास जो ग्रुप है वो ग्रुप 5 से ताल्लुक रखता है और ग्रुप 5 के जो मेंबर है उसमें +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। तो अगर हम उस बात को एक्सक्लूड भी कर ले यहाँ पे और क्लोरीन का यहाँ पे हम +3 लगा ले और इसको इस तरह शिफ्ट कर ले, यहाँ पे हमारे पास 1 है और इसको इस तरह शिफ्ट कर ले, तो हमारे पास फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा और उस 3 को यहाँ पे शिफ्ट करके हम +3 लगा देंगे। और क्लोरीन को अगर हम देख ले तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करने से हमारे पास -1 चार्ज आएगा। तो हमारे पास फास्फोरस पे यहाँ पे +3 और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ रहा है। तो हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरह फास्फोरस पे PCl3 में +3 चार्ज आ सकता है। अब है बारी प्रिपरेशन की, हम PCl3 को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो PCl3 को हम अगर प्रिपेयर करना चाहें तो हम इसके लिए मखसूस कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। मखसूस कंडीशन ये होगा कि अगर हम फास्फोरस को लेंगे तो हमारे पास फास्फोरस P4 की फॉर्म में मौजूद होता है। तो फास्फोरस अगर हम P4 लेंगे और इसके साथ हम 6Cl2 लेंगे, 6Cl2, तो हम हासिल करेंगे 4PCl3। हम जो है ना यहाँ पे PCl3 हासिल करेंगे। मतलब ये कि अगर 1 मोल फास्फोरस के साथ 6 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे तो हमारे पास PCl3 मिलेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड क्लोराइड ऑफ प्रोटीन वो है फास्फोरस है, क्लोराइड ऑफ फास्फोरस। तो ये चीज हम बना रहे हैं, ये तब होगा जब हम क्लोरीन जो है ना 6 मोल एक फास्फोरस मॉलिक्यूल की मुनासिबत से लेंगे। लेकिन अगर हम फास्फोरस अगर हम एक लेंगे और इसमें हम क्लोरीन को 10 लेंगे, 10 मोल, तो फिर हमारे पास PCl3 नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट फेवरेबली जो फेवर करेगा प्रोडक्ट वो हमारे पास बनेगा PCl5 बनेगा। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा
वो PCl5 होगा, जो कि एक और क्लोराइड है फास्फोरस का, लेकिन PCl3 और PCl5 आपस में फिर डिफरेंट है। वजह क्या है, यहां पे भी मैंने क्लोरीन ऐड किया है, यहां पे भी क्लोरीन, यहां पे भी फास्फोरस, यहां पे भी, सिर्फ ये डिफरेंस कहां पे आ रहा है? अगर हम देख लें तो प्रिपरेशन में मैंने यहां पे लिखा है लिमिटिंग क्लोरीन। अगर हम एक फास्फोरस की बनिस्बत या एक फास्फोरस के रिलेटिव 10 क्लोरीन लेंगे तो ये हमारे पास ज्यादा मिकदार होगा, और ये हम कंसिडर करेंगे कि हम एक्सेस क्लोरीन ले रहे हैं, एक्सेस ज्यादा मिकदार में। लेकिन अगर हम लिमिटिंग लेंगे, लिमिटिंग या लिमिटेड लेंगे, लिमिटेड क्लोरीन, तो एक फास्फोरस की बनिस्बत अगर हम 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं या एक मोल फास्फोरस के लिहाज से हम 6 मोल क्लोरीन लेते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड क्लोरीन में हम अगर फास्फोरस के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास PCl3 बनेगा। तो ये थे हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के लिए। ये हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसको हम फिर कवर करेंगे। वहां पे असल जो हमारे पास प्रिपरेशन है वो ये है, और इसके लिए जरूरी है कि क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में हो। फिर है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ PCl3 विद वाटर। तो हमारे पास जो PCl3 है, इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये वाटर में सॉल्युबिलिटी या डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास वाटर में क्या करता है, रिएक्टिविटी करेगा, रिएक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फास्फोरस है उससे ये क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस को देगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी बन चुका है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है, वो केमिकल स्पीशी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और एक ऐसी स्पीशी जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो, जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या जो नेगेटिव स्पीशी हो, तो वो नेगेटिव स्पीशी फिर इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से यहाँ पे P+3 जो है ना ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे अगर हम देख ले तो वाटर में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। तो हमारे पास इस पे अटैक करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो होगा वो डिटेच होगा फास्फोरस से, और फास्फोरस और हमारे पास H2O के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, जो कि हमारे पास रिएक्टिविटी की शक्ल में हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास PCl3 को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करना चाहे, वाटर के साथ, तो इसमें हमारे पास बनेगा इसमें से एक क्लोरीन हट जाएगा और यहां पे हमारे पास OH आ जाएगा, तो POHCl, और यहां से एक Cl और एक H आ जाएगा, और वो हमारे पास HCl बना देगा। फिर हमारे पास मजीद 2 क्लोरीन रह गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो इन 2 क्लोरीन के लिए एक और हम वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, POH और Cl2 प्लस H2O। तो हम यहाँ पे फिर देख ले तो यहाँ पे मजीद एक और OH यहाँ पे आ जाएगा, और एक Cl यहाँ पे H के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे POH2Cl प्लस एक और HCl बन जाएगा यहाँ पे। अगर हम देख ले सी स्टेप में, थर्ड स्टेप में, तो हमारे पास POHCl2 प्लस यहां पे हमारे पास एक और H2O को लगाने से ये हमारे पास ये Cl एक Cl है, तो एक Cl H2O में जो है ना H होगा वो उसके साथ HCl बना देगा, और OH उसके साथ अटैच होकर हमारे पास POH3 बना देगा, और यहाँ पे हमारे पास एक HCl बनेगा। तो फास्फोरस हमारे पास इस तरह डायरेक्टली फास्फोरस एसिड नहीं बनाता, बल्कि ये डिफरेंट स्टेजेस से होकर हमारे पास पहले ये बनाता है POH3, फिर POH3 अनस्टेबल है, वो हमारे पास कन्वर्ट होकर फास्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देख ले तो हमारे पास कुछ कॉमन चीजें हैं, इसको हम कैंसिल करेंगे, POHCl2 POHCl2, POH2Cl POH2, यहाँ पे 2 है Cl, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे PCl3 बन जाएगा,
ये हमारे पास नेट रिएक्शन होगा, नेट PCl3 प्लस यहाँ पे 1 + 1 + 1, तो हमारे पास 3H2O हो गए, और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे बचा हो वो है POH3 है, प्लस 1 + 1 + 1, तो हमारे पास ये 3HCl है। हम कटिंग उनकी करेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम हो, जो एक साइड पे हो वो उसको हम ऐड करेंगे, ऐड अप करेंगे उसको। तो हमारे पास अगर नेट रिएक्शन को देख ले हम, तो वाटर के साथ जब भी हमारे पास PCl3 मिलेगा तो हम 3 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम ले ले तो हमारे पास 3 Cl जो होंगे वो रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन के साथ, 3 HCl बना देंगे, और 3 OH वहां पे फास्फोरस के साथ मिलकर 3 POH बना देंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देख ले तो हमारे पास POH3 है, यहां पे अगर हम बनाना चाहे POH3, ये असल में अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, और ये कन्वर्ट होके फिर हमारे पास एक स्टेबल हालत गेन कर लेता है, जिसको हम कह सकते हैं H3PO3, H3PO3। इसको हम नाम देंगे फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। इस वजह से हमारे पास जो PCl3 है ये एसिडिक इन नेचर भी है, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि वाटर में मिलकर हमारे पास एसिड फॉर्मेशन कर रहा है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है, यहां पे मैं बनाना चाहूंगा P, इसके लोन पेयर इस तरह अभी भी मौजूद है, एक OH, दूसरा OH, ये क्लोरीन की जगह आ चुके हैं, क्लोरीन वहां पे हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना देगा, और तीसरा OH। तो हमारे पास POH3 है, इसको फास्फोरस ट्राई हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं। ये अनस्टेबल ही हमारे पास कन्वर्ट होगा H3PO3 में, H3PO3 में। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या किस तरह होगा, हमारे पास ऑक्सीजन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, यहां पे इस तरह फास्फोरस हमारे पास ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये जो हालत है ये हमारे पास अनस्टेबल है, क्योंकि लोन पेयर की मौजूदगी में हमारे पास ये ऑक्सीजन कोशिश करेगा कि ये दोनों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बना के हमारे पास थोड़ा स्टेबल बॉन्ड बना ले। ये हमारे पास H होगा, ये हमारे पास OH होगा, और ये हमारे पास OH होगा। अगर हम देख लें यहाँ पे तो हमारे पास ये अनस्टेबल है, POH3 अनस्टेबल हालत से हमारे पास फिर फास्फोरस एसिड रिलेटिवली स्टेबल हालत में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो H3PO3 है इसको हम फास्फोरस एसिड कहेंगे। फास्फोरस एसिड जो होगा हमारे पास वो डाई बेसिक एसिड होगा, इसको हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 3H है, तो वो समझते हैं कि जो फास्फोरस एसिड है ये 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। बिल्कुल ये गलत पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा और जो यहाँ पे फास्फोरस एसिड डोनेट करेगा वो ये OH वाला हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हमारे पास इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे और इस हाइड्रोजन को रिलीज करके हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन बना देगा, और इसको इस तरह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे रिलीज करेगा। तो H3PO3 हमारे पास एक डाइबेसिक एसिड है, जो कि हमारे पास दो हाइड्रोक्साइड आयन को हमारे पास न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये था हमारे पास PCl3 का स्ट्रक्चर और PCl3 की ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी रिएक्टिविटी और इसके हमारे पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए। लास्ट में हम अगर यहाँ पे देख ले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है कि जो PCl3 है ये हमारे पास कलरलेस पेल येलो कलर इसका होता है। कलरलेस कलर इसका ज्यादातर होता है, लेकिन इसमें थोड़ी जो है ना ये जर्दी आ जाती है, येलोइश कलर इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको पेल येलोइश कलर भी कह सकते हैं। हमारे पास ये फ्यूमिंग डेंस लिक्विड होता है, मतलब ये जब गैस की फॉर्म में होता है, इसके किसी बोतल में अगर पड़ा हो तो इससे अगर हम ढक्कन हटा दे तो वो फ्यूम्स की शक्ल में उड़ेगा, व्हाइट कलर के हम फ्यूम्स देखेंगे, गैस देखेंगे हम कि वो PCl3 हमारे पास वोलेटाइल हो रहा है। वोलेटाइल का मतलब यही है कि हम इसकी वेपर प्रेशर जो होती है वो ज्यादा हाई होती है, ये हमारे पास वोलेटाइल इन नेचर होता है, गैसेस की फॉर्म में खुद जो है ना इसकी हाई वेपर प्रेशर की वजह से उड़ता है। हाईली टॉक्सिक मटेरियल है हमारे पास और मॉइस्चर सेंसिटिव है, ये हमारे पास एक टॉक्सिक मटेरियल है
और हमारे पास ये मॉइस्चर सेंसिटिव है, हवा में अगर मॉइस्चर हो तो उसके साथ ये मिलकर रिएक्टिविटी कर सकता है और रिएक्शन ये रेडिली कर सकता है, आसानी से रिएक्शन कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एज ए फास्फोरस। इसी तरह फिर हम कहते हैं यहाँ पे इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होंगी और बॉइलिंग पॉइंट होगी ये काफी लो है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी -93.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट इसकी 76.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारे पास पूर कंडक्टर है, चाहे सॉलिड में हो या चाहे लिक्विड में हो, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते और हमारे पास ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बल्कि ये वाटर में मिलकर हमारे पास उसके साथ रिएक्टिविटी कर सकता है, जिस तरह यहाँ पे हमने इस तरह शो कर दी। तो ये था हमारे पास PCl3 का टॉपिक, जिसमें हमने पूरी कोशिश कर दी कि इसको हर एक कॉर्नर से हम इसको कवर कर ले। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लोराइड होगा वो हमारे पास PCl5 होगा। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, ये भी हमारे पास क्लोराइड है फास्फोरस का, जिसमें एक फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। इसको हम फास्फोरस 5 क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +5 चार्ज। तो फास्फोरस 5 क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर PCl5 में जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो फास्फोरस है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देख लें, हमने PCl3 में भी इसको कवर कर लिया है। तो एटॉमिक नंबर इसका 15 है, तो 1:2 2p6 3:2 3p6, और यहाँ पे मैंने 3D को भी इन्वॉल्व किया है। PCl3 में मैंने 3D को इग्नोर किया था, हालांकि 3D उसमें मौजूद होता है, इसमें भी मौजूद होता है क्योंकि वही फास्फोरस है, लेकिन PCl3 की सूरत में हमारे पास हम d ऑर्बिटल को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है वहां पे। यहाँ पे हम d ऑर्बिटल को इग्नोर नहीं कर सकते। PCl3 और PCl5 में मेन फर्क ही यही है, क्योंकि PCl3 में d ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, और PCl5 में ये जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल ये बॉन्ड फॉर्मेशन में अब हिस्सा लेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी किया है 3d0, मतलब यहाँ पे अब तक जो नेचुरल हालत है इसकी, नॉर्मल हालत है इसकी, इसमें अभी जो है ना ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है d ऑर्बिटल में। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख ले तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बॉन्ड बनाने के मूड में अभी नहीं है, ये अभी बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये फास्फोरस अभी ग्राउंड स्टेट में है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह मैंने यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है। d भी मौजूद होता है, लेकिन d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने PCl3 में भी देख लिया था, और ये 3 जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर PCl3 बनाते थे। लेकिन PCl5 में यहाँ पे हमारे पास एटम जो है ना ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो हमारे पास यहाँ पे ये इस जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से शिफ्ट होके d में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास पहले फास्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थी, और उस वजह से हमारे पास फास्फोरस के साथ गुंजाइश जो थी वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड की गुंजाइश थी उसमें, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता था। लेकिन अभी ये यहाँ पर अगर इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर डी में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो हमारे पास जो 3s होगा उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3px 3py 3pz, इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 3dxy मतलब 3d में भी जो है ना अब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो अगर हम देख ले ओवरऑल तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अब फास्फोरस के पास हो गए वो 5 है, 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि अब फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अब फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट है, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल अब बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, जो कि PCl3 में हिस्सा नहीं ले रहा था। तो इसका मतलब अब ये है कि अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर PCl3 में 3 क्लोरीन होते थे तो फास्फोरस के साथ अब 5 क्लोरीन अटैच हो गए और PCl5 हमारे पास बनाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो हमारे पास शेप्स, एनर्जी, ओरिएंटेशन जो है ना ये डिफरेंट होती है। इस वजह से हम यहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से गुजरेंगे बॉन्ड बनाने से पहले। तो हमारे पास एक इस 3p ऑर्बिटल, मैं ऑर्बिटल के बारे में बता रहा हूं, और एक d ऑर्बिटल,
यहाँ पे मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे और हमारे पास 5 टोटल 5 जितने मिक्स होंगे उतने हमारे पास बनेंगे भी। तो 1 और 3 4 और 1 5 5 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड मिल के हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजरकर 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास अब जो हर एक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमारे पास s नहीं है, वो सिर्फ p नहीं है, वो सिर्फ d नहीं है, बल्कि इन तीनों के मिलाप से हमारे पास 5 ऑर्बिटल बनेंगे और वो 5 ऑर्बिटल में से हर एक ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। हमारे पास 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन 5 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मतलब ये कि फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एक क्लोरीन अप्रोच करेगा, इसके लिए दूसरा, इसके लिए तीसरा, चौथा और पांचवा हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। तो अगर हम देख लें यहाँ पे, तो अब स्ट्रक्चर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे अगर हम देख रहे तो हमारे पास जो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर था, वो अब सिंगल बन चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे भी एक क्लोरीन और इसमें भी क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन का इजाफा हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 क्लोरीन है। ऑलरेडी हमारे पास फास्फोरस 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता था। वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी 3s से शिफ्ट होकर 3d में कन्वर्ट हो चुका है और अब 3 की बजाय 5 क्लोरीन की गुंजाइश है कि वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना ले। तो हमारे पास फास्फोरस का जो अब स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं होगा कि 3 क्लोरीन इसके साथ हमारे पास इक्वेटोरियल हम कहलाएंगे उनको, मतलब ये जो 3 क्लोरीन है, ये जो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये 3 क्लोरीन आपस में मिलके इक्वेटोरियल क्लोरीन कहलाते हैं। इक्वेटोरियल क्लोरीन, ये हमारे पास ये क्लोरीन जो मैंने ब्लैक मार्कर से मेंशन किया है इनको, ये हमारे पास इक्वेटोरियल क्लोरीन है। और ये इक्वेटोरियल क्लोरीन हमारे पास 3 है। कितने हैं टोटल? 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल क्लोरीन है हमारे पास। और इसमें हमारे पास 2 जो क्लोरीन होंगे वो हमारे पास एक्सियल क्लोरीन है, 2 होंगे। ये टोटल हमारे पास 2 इक्वेटोरियल क्लोरीन होंगे। तो इक्वेटोरियल क्लोरीन ये है, एक्सियल क्लोरीन, एक्सियल। और हमारे पास ये जो इक्वेटोरियल क्लोरीन है ये हमारे पास इन कॉर्नर्स पे मौजूद है। तो अगर हम देख लें तो ये तो एक प्लेन में है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन यहाँ पे मैंने बोर्ड पे इस तरह मेंशन किया हुआ है जिस तरह हमारे पास ये सारे एक प्लेन में हो, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं होते। एक क्लोरीन यहाँ पे इस तरह होता है जिस तरह ये मार्कर बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो एक क्लोरीन यहाँ पे होता है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है मार्कर की तरह, और एक क्लोरीन उस तरफ पे होता है। तो अगर हम देख ले तो नीचे जो है ना हमारे पास साइज बड़ा, इस तरह ऊपर आते आते ये छोटा होता जाएगा क्लोरीन की तरफ। तो इस साइड में भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, उस साइड पे क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन और नीचे 2 क्लोरीन। तो हमारे पास यहाँ पे एक पिरामिड बनेगा और उस साइड पे जो है ना हमारे पास एक पिरामिड बनेगा। तो हम इसके स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइगोनल। हमारे पास इनकी 3 ट्राइगोन्स है, कॉर्नर्स है, और 2 पिरामिड्स बनते हैं, इस तरफ एक पिरामिड और उस तरफ एक पिरामिड। तो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या पिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल हमारे पास क्लोरीन है, और ये जो हमारे पास बाई पिरामिड स्ट्रक्चर बना रहा है ये हमारे पास ये एक्सियल जो हमारे पास क्लोरीन है ये हमारे पास बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है। ओवरऑल हम अगर देख ले तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो डोमेन है वो 5 है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोमेन, मैंने PCl3 में भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोमेन हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी कह सकते हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन डोमेन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन डोमेन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन डोमेन, और ये हमारे पास 5वां इलेक्ट्रॉन डोमेन। और जब कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोमेन 5 हो, हमने दो इलेक्ट्रॉन डोमेन के लिए हमने कहा था कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन के लिए हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन के लिए हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोमेन 5 आ रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोमेन या 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड भी लिख सकता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑर्बिटल्स की वो हमारे पास sp3d होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें कुछ चीजें हैं हमारे पास जो
एक्सियल और क्लोरीन हमारे पास, एक्सियल क्लोरीन जो कि हमारे पास ये क्लोरीन है, ये और ये। तो इन दोनों क्लोरीन में हमारे पास अगर आप देख ले तो हमारे पास 180 का एंगल बन रहा है, हमारे पास लीनियर फॉर्म है। अगर मतलब ये कि एक क्लोरीन इस तरफ पे है तो दूसरा क्लोरीन उस तरफ पे है, तो हमारे पास इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 180 डिग्री का होगा। तो एक्सियल क्लोरीन के दरमियान में हमारे पास जो डिग्री होगी वो 180 डिग्री होगी, वो लीनियर होगी। दूसरा हमारे पास अगर हम इक्वेटोरियल क्लोरीन को देख ले, इक्वेटोरियल क्लोरीन को, तो हमारे पास जो इक्वेटोरियल क्लोरीन है तो इनके दरमियान में हमारे पास जो एंगल है इधर देख सकते हैं हम, ये हमारे पास है 120 डिग्री। तो दो क्लोरीन जो इक्वेटोरियल क्लोरीन होंगे वो हमारे पास 120 डिग्री एंगल के मुनासिबत से एक दूसरे में हमारे पास डिस्टेंस मेंटेन किए हुए होंगे। और यहाँ पे अगर हम देख लें, एक हमारे पास है एक्सियल क्लोरीन और दूसरा हमारे पास है इक्वेटोरियल क्लोरीन। तो इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास एंगल होगी वो हमारे पास 90 डिग्री होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ खेले कि ये एक प्लेन है, इन पे हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो जो हमारे पास ये हमारे पास एक्सियल क्लोरीन होगा वो इस साइड से निकलेगा, इसके आर पार। तो हमारे पास इसके दरमियान में जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री। तो एक्सियल के दरमियान में 180, इक्वेटोरियल के दरमियान में 120, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के दरमियान में हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। फास्फोरस और इक्वेटोरियल जो क्लोरीन होगा, फास्फोरस और इक्वेटोरियल क्लोरीन, इसके दरमियान में जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो है 202 पिकोमीटर, और फास्फोरस और एक्सियल क्लोरीन के दरमियान में जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास है 214 पिकोमीटर। तो इस वजह से अगर हम देख लें यहाँ पे एक्सियल क्लोरीन की हमारे पास फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। वो इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेटोरियल क्लोरीन है, इक्वेटोरियल क्लोरीन, तो इन क्लोरीन की रिपल्शन की वजह से ये जो इन एक्सियल क्लोरीन का फास्फोरस के साथ ओवरलैपिंग है वो थोड़ा लूज ओवरलैपिंग है, ये टाइटली ओवरलैप नहीं होते। इस वजह से ये बॉन्ड ज्यादा टाइट नहीं होता, ये थोड़े लूज होते हैं, और इस वजह से थोड़े हाई डिस्टेंस पे यहाँ पे इनकी बनिस्बत होते हैं। मतलब ये कि फास्फोरस और इन क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वेटोरियल क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा, ड्यू टू इनकम्प्लीट, या वी कैन से लिटिल, हम कह सकते हैं कि लिटिल स्ट्रेंथ से इनकी जो है ना हमारे पास ओवरलैपिंग हुई होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये बॉन्ड जो है ना ज्यादा करीब नहीं आया होगा। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लोरीन है इनकी स्ट्रेंथ से कम होगा। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5 की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं यहाँ पे आपको PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देख ले PCl5 इक्वल टू 0 न्यूट्रल है, तो फास्फोरस प्लस क्लोरीन के लिए अगर हम -1 लगा ले और 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा P-5 इक्वल टू 0, और P हमारे पास बराबर होगा +5। तो हमारे पास फास्फोरस पे PCl5 में +5 चार्ज होता है। अगर हम इसके जरिए से समझना चाहे तो भी समझ सकते हैं। फास्फोरस यहाँ पे हमारे पास 1 है, क्लोरीन 5 है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम +5 लगाएंगे, और ये इसको शिफ्ट करके 1 लगाएंगे, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके लिए हम -1 लगाएंगे। तो इस किस्म के तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है +1, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है +2, ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इस पे +3, ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +4, और ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ओवरऑल हमारे पास फास्फोरस पे +5 चार्ज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5, ये हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका जो हमारे पास स्मेल है, ये पंगेंट स्मेल, इसका जो हमारे पास स्मेल है वो पंगेंट होता है, और हमारे पास ये मॉइस्चर सेंसिटिव है। मॉइस्चर सेंसिटिव मतलब ये कि ये मॉइस्चर के साथ रिएक्टिविटी शो कर सकता है, क्योंकि इनकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो हाई है। अगर हम देख लें PCl3 की जो रिएक्टिविटी है, PCl3 की रिएक्टिविटी वो लेस है बनिस्बत PCl5 की रिएक्टिविटी से, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +3 और यहाँ पे +5 है, तो +5 हमारे पास एक मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रेंथ वाला होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, तो उस पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी भी हाई होगी बनिस्बत +3 PCl3 वाले से।
ये हमारे पास सब्लाइम है, सब्लिमेशन शो करता है 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब ये सब्लाइम होता है, सब्लिमेशन करता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस होता है PCl5 को अगर हम 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब्लाइम कर ले सॉलिड से डायरेक्टली, हम अगर इसको गैस में कन्वर्ट करना चाहे, सॉलिड से जब कोई चीज डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन, और उस सब्सटेंस को हम कहेंगे सब्लाइम। तो 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास इनकी सब्लिमेशन जब होती है तो सब्लिमेशन के वक्त हमारे पास PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 में और Cl2 में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे PCl5 जो है ना हमारे पास फिर मजीद जाके कन्वर्ट होके PCl3 बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाटर के साथ वेगरसली रिएक्शन करता है, मतलब फास्ट रिएक्शन कर सकता है ये वाटर के साथ, क्योंकि हमारे पास ये बहुत हाईली स्ट्रेंथ वाला हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है PCl5, और वाटर में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक करके रिएक्शन कर सकता है। बहरहाल ये हम नीचे डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन इसकी किस तरह होती है प्रिपरेशन, तो अगर हम देख लें तो PCl3 के साथ अगर हम क्लोरीन ऐड कर लें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं PCl5 में, लेकिन हमने PCl3 में कहा था कि अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेंगे, अगर ये लेंगे ना P4 + 6Cl2 तो हमारे पास बनेगा 4PCl3, तो PCl3 बनेगा। लेकिन अगर हम P4 को 10Cl2 के साथ रिएक्ट करें, ये एक्सेस में, ये लिमिटिंग है, तो एक्सेस में अगर हम लेंगे 10 लेंगे तो हमारे पास कुछ यू बनेगा 4PCl5 बनेगा हमारे पास। तो नतीजा कुछ यूं होगा जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन विद फास्फोरस हमारे पास क्या बनाता है, PCl5 बनाता है। और ये भी याद रखिए कि जो PCl3 है ये हमारे पास लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक, ये एसिडिक ऑर्डर है। PCl3 लेस एसिडिक है बनिस्बत PCl5 के। वजह क्या है, वजह ये है कि हमारे पास जो +5 है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली या मोर स्ट्रांगली आसानी से जो है ना अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है। जितनी आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फास्फोरस, उतनी ज्यादा उसकी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। तो +3 आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसानी से PCl5 में फास्फोरस आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि PCl5 मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक है देन PCl3, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। रिएक्शन विद वाटर, अगर हम PCl5 को वाटर के साथ मिला लें तो ये हमारे पास डायरेक्टली फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, फास्फोरिक एसिड में। इसमें एक हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बाकायदा इसकी हमारे पास कमर्शियल यूजेस है। POCl3 इसको हम सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से। PCl5 को अगर हम वाटर के साथ मिला दें तो हमारे पास 2H और 2Cl हमारे पास मिलकर 2HCl बना देगा, और O वहां पे फास्फोरस के साथ POCl3 बना देगा, POCl3, जिसमें हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड होंगे इनके साथ, तो ये हमारे पास फास्फोराइल क्लोराइड हम इसको कह सकते हैं, फास्फोराइल क्लोराइड। अब फास्फोराइल क्लोराइड फिर मजीद वाटर में मौजूद होता है, इसको यहाँ पे जो क्लोरीन है मजीद इसको हाइड्रोजन मिलेंगे और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर हमारे पास 3HCl बना देंगे, और हमारे पास यहाँ पे OH, फास्फोरस के क्लोरीन की जगह हमारे पास यहाँ पे OH आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि H3PO4 बन जाएगा। H3PO4 को हम कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है H3PO3 से। H3PO3 से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये H3PO4 की हाई है। वजह ये कि यहाँ पे हमारे पास जो फास्फोरस है वो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बनिस्बत H3PO3 की। अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है, इसको अगर हम समराइज करना चाहे, नेट रिएक्शन में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सेम स्पीशी है। जो हमारे पास सेम साइड पे सेम हो उसको एड अप कर लेंगे तो 1 + 3 तो हमारे पास 4 हो जाएगा। PCl5 यहाँ पे आके PCl5 + 4 H2O हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो H3PO4 बन जाएगा, तो H3PO4 बन जाएगा और 2 + 3 हमारे पास 5HCl बन जाएंगे। तो नतीजे में हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर PCl5 को हम
4H2O मॉलिक्यूल के साथ मिला तो हमारे पास H3PO4 बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड, और जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है फास्फोरस के साथ, और इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। अब हमारे पास H3PO3 जो है ना, ये हमारे पास डाई बेसिक एसिड है, लेकिन H3PO4 हमारे पास ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है, क्योंकि हमारे पास ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। हमारे पास 3 हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्राई बेसिक एसिड है। ट्राई बेसिक एसिड इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन आयन 3 बेस को OH को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और वाटर की मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस, जिसमें हमने कवर कर लिया PCl3 एंड PCl5। इसके बाद हम करेंगे क्लोराइड ऑफ सल्फर। तो सल्फर के क्लोराइड में हमारे पास HCl2 है, H2Cl2 है। HCl2 को हम सल्फर डाइक्लोराइड कह सकते हैं, और H2Cl2 को ट्रेडिशनली जो कन्वेंशन आ रहा है 1:1 की वजह से सल्फर यहाँ पे अगर हम इनको काट देना 2 और Cl2, तो हम यहाँ पे अगर इनको इनकी कैंसलेशन कर दे तो हमारे पास ये जिस रेशो पे ये सल्फर और क्लोरीन मिल रहा है, तो ये हमारे पास 1:1 रेशो पे मिल रहा है। तो कन्वेंशनली और ट्रेडिशनली अगर हम देख ले तो इसको सल्फर मोनोक्लोराइड का नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। लेकिन अयूपिक नोमेनक्लेचर में, अयूपिक नेमिंग सिस्टम में हम इसको डाई सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं। तो इसको हम सल्फर मोनोक्लोराइड और डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में जो मेनली फोकस किया गया है वो H2Cl2 पे किया गया है। हम यहाँ पे H2Cl2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम सल्फर है, जिसका हम एटॉमिक नंबर देखते हैं वो है 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1:2:2:2 2p6 3:2 3p4। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हेक्सावेलेंट है, जिसमें हमारे पास 2 जो है ना ये 3s में है, और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3p में है, फिर 2 हमारे पास 3px में, और सिंगल हमारे पास 3py 3pz में है। तो अगर हम देख ले यहाँ पे, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नॉर्मली, तो वो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड। तो नॉर्मली हमारे पास सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है नॉर्मल हालात में। अदरवाइज हमारे पास अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को देख ले तो हम यहाँ पे -2 से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 से +6 तक जा सकता है, +6 तक। लेकिन नॉर्मल हालत में जो है ना हमारे पास 2 बॉन्ड बना सकता है, 2। जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इस पे ये -2 की बजाय +2 होगा। तो 2 बॉन्ड जो है ना हमारे पास यहाँ पे सल्फर बनाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक सल्फर के साथ दूसरा सल्फर और एक क्लोरीन अटैच करेंगे। यहाँ पे हम नीचे स्ट्रक्चर में देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगा। इसमें हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सल्फर की जो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो सल्फर की हमारे पास H2Cl2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सल्फर की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होगी सल्फर की, क्योंकि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम की जो हमारे पास मेनली ज्योमेट्री बनती है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इसमें हमने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड करना होगा इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमारे पास जो सल्फर के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको भी रिपेल करेंगे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एक क्लोरीन आएगा और इसके लिए दूसरा क्लोरीन आएगा। यहाँ पे हमारे पास sp3 ये भी है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। तो जो अनपेयर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, उसकी तरफ क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा। इसी तरह सल्फर का जो दूसरा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो वो दूसरे सल्फर के sp3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास सल्फर एक क्लोरीन और एक दूसरे सल्फर के साथ अटैच हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान में जो हमारे पास ज्योमेट्री बन रही है वो हमारे पास बेंट शेप है, बेंट शेप ज्योमेट्री।
शेप बन रहा है, शेप, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे इनका शेप बन रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इनका जो हमारे पास शेप बन रहा है वो बेंड शेप है, या हम कह सकते हैं कि वी शेप है, वी। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक हमारे पास सल्फर के साथ और दूसरा हमारे पास इसी तरह जिस तरह इस क्लोरीन ने बनाया है, तो इस p3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की p ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बना देता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो असल में इस किस्म का होगा, क्लोरीन, यहाँ पे सल्फर फिर क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास एक सल्फर के 2 लोन पेयर और यहाँ पे हमारे पास दूसरे सल्फर के 2 लोन पेयर, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो रिपल्शन है उनकी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर। और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर अगर हम देख ले यहाँ पे 2 सल्फर और 2 क्लोरीन का होगा, इसको हम कह सकते हैं गॉशी अरेंजमेंट, गॉशी अरेंजमेंट। और गॉशी अरेंजमेंट एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सल्फर की जो बॉन्ड होता है वो इंतहाई स्टेबल होता है, स्टेबल, वो हमारे पास एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की जो हमारे पास रिपल्शन है वो मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से ज्यादा डिस्टेंस में जो है ना ये एक दूसरे को मेंटेन कर पाते हैं, और मजीद यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होता। जब मजीद रिपल्शन नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, तो H2Cl2 हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। अगर हम इन दोनों की मुनासिबत से देख ले तो हमारे पास इनमें जो लोन पेयर रिपल्शन है वो यहाँ पे जो हमारे पास रिपल्शन है इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो मतलब ये कि ये ज्यादा स्टेबल है H2Cl2 और ये कम स्टेबल है H2Cl2 की बनिस्बत। तो इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी, ओवरऑल जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी, सॉरी, जहां लेकिन जब हम इसको यहाँ पे सल्फर की मुनासिबत से देख ले, सल्फर की मुनासिबत से, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ओवरऑल अगर हम कहना चाहे तो हमारे पास नॉन प्लेनर या गॉशी अरेंजमेंट होगा, लेकिन सिर्फ सल्फर के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मिला दे तो हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को लेंगे, बॉन्ड पेयर यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन और सल्फर को अगर हम लेंगे तो एक सल्फर एक क्लोरीन और सल्फर के साथ जो अटैच है तो हमारे पास दरमियान में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बेंड शेप होगा, वी शेप हमारे पास यहाँ पे बनाएगा। तो ये था हमारे पास H2Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन और साथ में स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे देख ले ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो सल्फर का H2Cl2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। वो इस वजह से क्योंकि सल्फर से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते तो हमारे पास सल्फर पे +1 चार्ज आ जाता है। सल्फर के साथ सल्फर की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन गिविंग जो हमारे पास एबिलिटी है वो 0 है, क्योंकि ये भी सल्फर है ये भी सल्फर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास इस पे ना पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना नेगेटिव, ना इस पे पॉजिटिव ना नेगेटिव, इन दोनों की वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन इस सल्फर से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास +1 चार्ज आएगा। तो अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहे तो +1 एक सल्फर का और +1 दूसरे सल्फर का, और 2 सल्फर है हमारे पास तो +1 2 हो गया और 2 पे डिवाइड कर ले उसको तो हमारे पास +1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एवरेज सल्फर की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। हमारे पास सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी H2Cl2 में वो हमारे पास होगी +1। अगर आप इस तरह समझना चाहते हो तो इस तरह भी समझ सकते हो, इसको काट दो तो हमारे पास 1Cl1 आ जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो, इसके साथ +1 लगा दो, इसके साथ -1 लगा दो, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं। प्रिपरेशन किस तरह होगी, सल्फर के साथ क्लोरीन गैस हमने ऐड करना होगा और क्लोरीन गैस ड्राई गैस होना चाहिए, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साथ में हमारे पास क्लोरीन की जो सप्लाई होगी वो कंट्रोल सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सप्लाई में फिर हम दूसरे प्रोडक्ट एक्वायर करेंगे, H2Cl2 हमें नहीं मिलेगा। और साथ में हमारे पास टेम्परेचर भी जो है ना हमारे पास कंट्रोल टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारे कंडीशन प्रोवाइड करके हम अगर क्लोरीन गैस सल्फर गैस के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास H2Cl2 बनाएगा। हाइड्रोलिसिस की तरफ अगर हम देख ले तो H2Cl2 में हमारे पास सल्फर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी तरफ हमारे पास वाटर के जो ऑक्सीजन है वो अप्रोच करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास रिएक्टिविटी होगी और नतीजे में हमारे पास मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर इसमें हम एक नहीं कह सकते कि कंप्लीट हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा या हमारे पास फास्फोरस की तरह एक ऑक्सी एसिड बनेगा। हमारे पास यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा
हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल हमारे पास सल्फर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे और हमारे पास HCl भी बनेगा जो कि फ्यूमिंग होगा। तो ये तीनों हमारे पास एक मिक्सचर की फॉर्म में बनेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को देख लें, मेन पॉइंट टू बी नोटेड, इस रिएक्शन को देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे सल्फर हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। तो हमारे पास यहाँ पे अगर SO2 में देख ले तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और 3s में अगर हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे सल्फर की जो हमारे पास एटॉमिक स्टेट बनी है यहाँ पे, फिर आगे जाके ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। तो मतलब ये कि यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज भी हुई है और ये डिक्रीज भी हुई है। जब इंक्रीज होगी तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, जब कम होगी तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस, एक केमिकल स्पीशी बैक वक्त साइमल्टेनियसली ऑन द स्पॉट ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और रिड्यूस भी हो रही हो, इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है जिसमें सल्फर ऑक्सीडाइज भी हुआ है और सल्फर हमारे पास रिड्यूस भी हुआ है। बहरहाल ये सारे हमारे पास एक मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं, हमारे पास एक वैलेंट सल्फर का कोई एसिड हमें नहीं मिलता। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास है पुअर कंडक्टर है हमारे पास S2Cl2, ये हमारे पास रेडिश ऑरेंज इसका कलर होता है, पंजेंट स्मेल इनका होता है, इरिटेटिंग स्मेल इनका होता है, इरिटेटिंग मतलब बड़ा ही जो है ना बेजायका और खराब स्मेल इसका होता है। इस तरह ये हमारे पास एक मॉइस्ट सेंसिटिव है, मॉइस्ट के साथ मिलकर हमारे पास करोसिव एसिड पैदा करता है फ्यूम की शक्ल में, HCl की शक्ल में, और हमारे पास ये कोवेलेंट नेचर होता है और हमारे पास ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड में, या हम कह सकते हैं C6H6 में। तो ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो ये था हमारे पास क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। आज हमारा क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट का लेक्चर खत्म हो गया है। मजीद हम आगे जाएंगे, लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते